हेलो बच्चों, तो आ गए हम फिर से लेकर आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर 2 का L2 जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे और नया चैप्टर है तो काफ़ी कुछ आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा होगा। इसमें देख लेते हैं आज क्या पढ़ना है और क्या है हमारा चैप्टर फ्लो। तो चैप्टर फ्लो कुछ इस टाइप का है जो हमने देखा है और हम देखना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद लेक्चर फ्लो देख लेते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं मेनली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5 जगत अवधारणा और 5 जगत अवधारणा के जो लक्षण है वो पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या लक्षण है, क्यों ये 5 जगत अवधारणा दी गई थी और कैसे इसको दिया गया था इसके बारे में। तो 5 जगत अवधारणा के बारे में हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि 5 जगत अवधारणा जो है वो 1969 में सर R.H. व्हिटेकर ने दी थी और आज तक हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं। उस तरह के जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है उसको फॉलो करते आ रहे हैं और उन्हीं को आगे हमें फॉलो करना है। हालांकि 6 जगत अवधारणा दी गई है लेकिन वो 5 जगत अवधारणा पर ही बेस्ड है, इसीलिए यही फॉलो करते हैं। कुछ बेसिक सा थोड़ा सा अंतर है जो हम जब वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब देख लेते हैं यह सन 1969 यानी 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा दी गई थी। इस अवधारणा में व्हिटेकर ने वर्गीकरण के निम्न आधार पर, निम्न आधार मतलब मानदंड, यानी कि किस क्राइटेरिया पे उन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। अब ये क्या होता है, मानदंड क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आप सभी बच्चे हैं, ये सभी जीव हैं, लेकिन हम इसको किस क्राइटेरिया पे अलग अलग करते हैं। ये 5 जगत जो बनाए हुए हैं, आपकी जो क्लासेस बनाई हुई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं वो कैसे बनाई हुई है, वो बनाई हुई है एक तो आपकी एज को ध्यान में रखते हुए कि आप कितने साल के, यानी इस साल का बच्चा इस क्लास में होना चाहिए। ये आपने देखा होगा सभी जगह आज फॉलो करते हैं कि 3.5 साल का बच्चा नर्सरी में होना चाहिए, फिर वो LKG में जाना चाहिए, अगर वो 10 साल का है तो वो 6th में होना चाहिए, है ना। इसी तरह आपके मेंटल डेवलपमेंट को देखकर कि आप कितना लर्न कर पा रहे हैं, आप कितना सीख पा रहे हैं, आपको किस क्लास में होना चाहिए, आपको कितना जानना जरूरी है, उस हिसाब से आपको बांटा हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ मापदंड यूज किए गए थे, मानदंड यूज किए थे कि कैसे हम इनको अलग करें। तो यहाँ पे पहली है कोशिका संरचना, यानी कि वो कैसी कोशिकाओं से बने हुए हैं। कोशिकाएं मतलब एक कोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं, उनकी कोशिकाओं में क्या क्या चीज़ें अलग हैं उसके हिसाब से। शारीरिक रचना के हिसाब से मतलब वो दिखने में कैसे हैं। पेड़ पौधे हैं तो आपको पेड़ पौधे अलग दिखते हैं और एनिमल अलग दिखते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो दिखने में दोनों अलग है। कोई भी देख के पहचान सकता है ये प्लांट है और ये जो है वो क्या है, एनिमल है। ऐसे शारीरिक संरचना के आधार पर, ऐसे एनिमल्स में भी अगर मैं बोलूँ 2 पैरों वाला जानवर तो आप बोलेंगे मैम आप हैं, और अगर मैं बोलूँ 4 पैरों वाला तो कुत्ता, बिल्ली, कोई भी हो सकता है। तो शारीरिक संरचना के हिसाब से, पोषण की प्रक्रिया के हिसाब से, ये पोषण की प्रक्रिया क्या है, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, आप कैसा खाना खाते हैं, आप किस तरह से लेते हैं। जैसे अगर हम देखें छोटा सा एक एग्जांपल कि पौधों को हम क्या बोलते हैं कि वो कैसे हैं, स्वपोषी है, ठीक है। अगर सिर्फ हम 2 ही कैटेगरी की बात करते हैं, और हम कैसे हैं, हम विषमपोषी हैं। थोड़ा सा 10th में आप पढ़ के आए हुए हैं इस चीज़ को कि स्वपोषी वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे पौधे हैं, है ना, और बाकी विषमपोषी वो जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इन्हीं क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी भी बोलते हैं, आप स्वयंपोषी भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्वपोषी, स्वयंपोषी। चलिए, और प्रजनन पे मतलब कैसे जनन करते हैं, वो कैसे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, उसी को हम प्रजनन कहते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, बीजों द्वारा जनन करते हैं। हम कैसे करते हैं, या तो बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं, है ना, हम जितने भी एनिमल है तो उस आधार पे। और जाति वृत्तीय संबंध, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। क्या थे जाति वृत्तीय संबंध, कि हमारा दूसरे जानवरों से, मतलब ये एक तरह का जीव है, मैं अब प्लांट, एनिमल कुछ भी बात नहीं करी, कोई भी जीव है, ये कोई भी जीव हो सकता है, और ये दूसरे तरह का जीव है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब इन दोनों में क्या समानताएं हैं, इन दोनों में क्या असमानताएं है, ये कहाँ से आया है, मतलब इसका पूर्वज कौन है,
इसका पूर्वज कौन है, ये सारी चीजें देखने के बाद, मतलब इतनी सारी चीजों का क्राइटेरिया रखकर हमने क्या किया है, यानी वीटेकर ने क्या किया है, सर वीटेकर ने जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको 5 जगत में बांट दिया है। अब ये कौन से 5 जगत है और इनके बेस पे वो कैसे अलग है, इसको देख लेते हैं। चलिए, तो आपकी बुक में ये टेबल दे रखी है और इसी को मैं आपको इसी के माध्यम से समझाऊंगी, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी क्योंकि अभी हमें क्या पढ़ना है, अकेला मोनेरा पढ़ना है, फिर अकेला प्रोटिस्टा पढ़ना है, फिर फंजाई पढ़ना है, तो सबको अलग अलग पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। पहले 10th लेवल पे हमने छोटा छोटा पढ़ा था, अभी थोड़ा बड़ा करके पढ़ना है इसको, यानी कि क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो पहले हम एक बार सबको देख लेते हैं कि क्या क्या अलग है इनमें, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये 5 जगत में वीटेकर ने इसे बांटा था। अब पहली वाली जो कंडीशन थी वो थी कोशिका का प्रकार, कि कैसी कोशिका पाई जाती है। तो पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, किसमें होती है, मोनेरा में होती है। यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में होती है, इनमें भी यूकैरियोटिक होती है फंजाई में, इनमें भी यूकैरियोटिक होती है प्लांटी में, और इनमें भी यूकैरियोटिक होती है। पर ये यूकैरियोटिक होता क्या है, सवाल। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है यूकैरियोटिक। कोशिका पढ़ी है आपने, ये एक कोशिका है। ठीक है, कोशिका की संरचना पढ़ी है कि कोशिका में एक तो क्या होता है, बाहर की तरफ कोशिका भित्ति या झिल्ली होती है, डिपेंडिंग अपॉन द एनिमल या प्लांट की वो पादप है या जंतु है, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा है उसमें कोशिका द्रव्य होता है। अभी मैं सिर्फ एक लिख रही हूं कि मान लीजिए ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। एक और ऐसी कोशिका है जिसमें भी क्या है, कोशिका झिल्ली है। अब बीच में एक द्रव्य है, ये यहाँ पे भी है द्रव्य, जिससे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, दोनों में है। फिर होना चाहिए क्या, कोशिकांग होने चाहिए, चलो वो भी दोनों में है। ये भी कोशिकांग है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे क्या है, बीच में क्या होना चाहिए, केंद्रक होना चाहिए। यहाँ पे है केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जीन होते हैं, है ना, यहाँ पे भी है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें गुणसूत्र तो है, जीन्स तो है, लेकिन ये गुणसूत्र किसी परत से ढके हुए नहीं है। ये गुणसूत्र थोड़े शर्मीले टाइप के हैं, इनको बाउंडेशन है, इनको ये है कि इस क्लास से बाहर नहीं जाना है, इसी क्लास में रहना है, इसी बिल्डिंग में रहना है। और ये गुणसूत्र आवारा टाइप के हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं, ये मस्त कहीं भी जाने के लिए रेडी है। तो ये इनके बाहर क्या है, आवरण नहीं है किसी भी प्रकार का, और है वो भी छिद्रिल है, मतलब ये निकल निकल के भाग जाते हैं, मतलब ऐसी बाउंड्री है चारों तरफ जिसको कूद कूद के ये अपने आप निकल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, होते तो ये एक फिक्स जगह पे, मतलब ग्रुप में ही रहते हैं, पर कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे घूमते रहते हैं। और ये है बेचारे बंदिशों में, इनको बंद कर रखा है एक बिल्डिंग में, एक घर में, कि इसी बाउंड्री से बाहर नहीं जाने का। तो ये जो है ऐसे टाइप के जिसमें क्या हो, अब ये जो केंद्रक है, हम कोशिका के बाहर जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक के बाहर जो झिल्ली है उसको क्या कह रहे हैं, केंद्रक झिल्ली। तो इसकी तो क्या है, केंद्रक झिल्ली है, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। और इनके पास कुछ नहीं, आवारा मस्त। तो ये क्या है, विथआउट है, मतलब इनके पास क्या नहीं है, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो नहीं है। उनको क्या कहते हैं, उनको हमने नाम दे दिया प्रोकैरियोट। और जिनके पास है उनको हमने क्या कह दिया, यूकैरियोट। और क्या अंतर होता है, इनके जो कोशिकांग है, कोशिकांग तो इनके पास भी है, लेकिन इनके पास जो राइबोसोम होता है, अगर आपने 10th में पढ़ा है ऐसा,
राइबोसोम होता है जो प्रोटीन बनाने का काम करता है, जो आरएनए बनाने का काम करता है। इनके पास 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। इनके पास जो है वो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ अंदर है, इनमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब एक पर्टिकुलर नाम का माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे अच्छा सा ऐसे बना हुआ है ना। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया जैसी संरचना होती है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना, कुछ ऐसा सा ऐसे लगा होता है जिसको हम बोलते हैं कि वो हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया बना हो। और ये प्रो क्यों कहते हैं इन्हें, प्रो क्यों कहते हैं, प्रो का मतलब पुराने। ऐसा माना जाता है कि जब जीव की उत्पत्ति हुई थी, है ना, जब जीव सबसे पहले बना होगा तो वो कुछ ऐसा बना होगा, फिर धीरे धीरे उसको लगा कि नहीं ये तो गुणसूत्र बहुत भाग रहे हैं इधर उधर, इनको पैक करो, तो उसने पैक कर दिया। ये जो था अभी इसको क्या बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ऑर्गन होता है ना, इसको मीजोजोम कहते हैं। पहले मीजोजोम था तो वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, उनको लगा नहीं इसको अच्छा बनाएंगे, डेवलप बनाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे तो ये बढ़िया से काम करेगा, तो इन्होंने क्या कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया, तो इधर से ही ये बने हैं। तो अभी समझ में आई कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। इनकी कोशिका भित्ति, अभी हमने देखा कोशिका के बाहर एक लेयर थी, प्लांट्स में होती है जो कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। तो इनकी जो मोनेरा है, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे, ग्लूकोज है ना, स्टार्च, फ्रक्टोज, तो सेल्यूलोज भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही आता है, थोड़ा बहुत सारी, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखिए, बहुसेकेराइड्स, बहुत सारी शर्कराएं मिली हुई, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मिले हुए हैं। या आपने कहीं पढ़ा होगा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इसके लिए और क्या वर्ड यूज देखा होगा आपने, पेप्टिडोग्लाइकेन देखा होगा। पेप्टिडोग्लाइकेन, तो कई बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो पढ़ाया ये तो बहुशर्करा प्लस अमीनो अम्ल है, वहां तो पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन का पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो अम्ल से। ग्लाइकेन एक प्रकार की शुगर है तो वो हो गई बहुशर्करा। तो चाहे बहुशर्करा प्लस अमीनो अम्ल बोलो या पेप्टिडोग्लाइकेन बोलो, सेम चीज है, ठीक है। पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन भी बोलते हैं इसको। और वैसे इनमें म्यूरेमिक होता है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में। प्रोटिस्टा में क्या था, कुछ में उपस्थित है, मतलब सब में कोशिका भित्ति नहीं है। मैंने कहा किसी में कोशिका भित्ति होती है, किसी में कोशिका झिल्ली और किसी में क्या हो, दोनों हो सकती है। तो इसमें तो है कोशिका भित्ति। इसमें कुछ कुछ एनिमल्स अगर आप देखेंगे, इसके एनिमल्स तो क्या बोले, ये प्रोटिस्टा है, इनके ऑर्गेनिज्म जो है उनको देखेंगे तो उनमें कुछ में मिलेगी। इनमें जो है फंजाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, कवक। कवक क्या है, कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज नहीं होता, उसमें एक अलग प्रकार का प्रोटीन होता है जो होता है काइटी। ये याद रखने हैं सब, ठीक है, क्योंकि हमको उसको डिटेल में भी पढ़ना है। उसके बाद प्लांटी यानी प्लांट, प्लांटी मतलब प्लांट और एनिमलिया मतलब एनिमल। तो प्लांटी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक है और इनमें क्या नहीं होती, इनमें क्या होती है, सेल्यूलोज। वो जो कोशिका भित्ति बनाई थी ना प्लांट सेल में बाहर, जो प्याज की कोशिकाओं में देखिए आपने प्रैक्टिकल में, तो वो ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज वाली होती है। और एनिमल में मैंने आपको भी डिफरेंस बताया कि एनिमल में तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, सिर्फ एक झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। थर्ड है केंद्रक झिल्ली। अब जो प्रोकैरियोट है, क्या उसमें केंद्रक झिल्ली होगी, क्योंकि प्रोकैरियोट कह ही उन्हें रहे हैं जिसमें गुणसूत्र फ्री घूम रहे हैं, मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसमें तो अनुपस्थित है। बाकी सारे क्या है, यूकैरियोट तो उपस्थित होगी, यूकैरियोट तो उपस्थित होगी, ठीक है। यहाँ पे भी यूकैरियोट तो उपस्थित है और यूकैरियोट तो उपस्थित है। तो केंद्रक झिल्ली अगर ये याद है तो ये चीज पता चली जाएगी। उसके बाद एक काय संरचना, काय मतलब बॉडी, उसकी बॉडी कैसे बनी हुई है, क्योंकि दो तरह के होते हैं, या तो एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से बने हुए हैं, या बहुकोशिकीय यानी बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं जीव जो है। तो ये तो है कोशिकीय, ठीक है। यहाँ पे काय को इससे लिया गया है कि कोशिका के बारे में आपने, अच्छा पहले हम पढ़ लेते हैं। कोशिकीय है मतलब सारी कोशिकाओं से मिलके बने हुए, वैसे जनरली एक कोशिकीय होंगे, ये भी कोशिकीय है मतलब सेल से बने हुए। ये बहुकोशिकीय है, देखिए
मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं। और अदृढ़ उत्तक है, अदृढ़ उत्तक कौन, फंजाई। दृढ़ का मतलब होता है सॉलिड, मतलब अच्छे से कोशिका वोशिका आपस में चिपकी हुई है और कोई सॉलिड सा स्ट्रक्चर बना रही, जैसे हम हैं, जितने भी एनिमल्स आप देखेंगे ऐसे थोड़ी, अभी हम ऐसे है फिर थोड़ी देर में ऐसे लटक जाएंगे। वो जेल स्लाइम ही देखा है आपने, स्लाइम आजकल बच्चे बड़े खेलते हैं स्लाइम से, जेली ऐसे हिलती रहती है, ग्लास में डालो तो ग्लास में चली जाती है स्लाइमी, जिस पे डालो शेप, तो हमारा शेप चेंज नहीं होता, इनका होता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए ये अदृढ़ उत्तक। उत्तक समझते हैं, ये तो हम पढ़ के आए हैं। अगर कोशिकाएं होती हैं, एक होंगी तो एक कोशिकीय, दो होंगी तो दो कोशिकीय। चलो समझते हैं पहले इसको। देखो, अगर एक कोशिकीय है तो हम उसको एक कोशिकीय कह देते हैं, बहुकोशिकीय है तो उसको बहुकोशिकीय कह देते हैं, है ना, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा कोशिकाएं मिलके कुछ चीज बनाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं ऊतक। इंग्लिश में हम बोलते हैं टिश्यू। अब बहुकोशिकीय, जैसे हम बहुकोशिकीय, मैंने आपको बोला कि बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, सारा काम कोशिकाएं अपने हिसाब से बांट लेती है, कोई एक कोशिका एक काम नहीं करती। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेशन का काम करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सांस लेने का काम करता है, हमारा मुंह है, वो चलने का काम करता है। यहाँ कोशिकाएं अलग है, सारी कोशिकाएं एक जैसी थोड़ी है, कोई कलर अलग है, किसी का फंक्शन अलग है, किसी में बाल लगे हुए हैं, किसी में बाल नहीं लगे हुए हैं। तो ये जो कोशिकाएं समूह जो होती हैं, वो समूह, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक। फिर बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं, मतलब मान लो एक ऊतक ये है कोशिकाओं का, एक ऊतक ये है। अब ये दोनों ऊतक मिल गए, इन्होंने अपने साठ गांठ कर ली कि हम दोनों साथ रहेंगे और कुछ काम करेंगे, तो ये बना लेते हैं अंग। जैसे हाथ, हाथ की जो जितनी कोशिकाएं थी पहले उन्होंने ऊतक बनाए। कौन कौन से ऊतक होंगे, इसमें पेशी ऊतक होगा क्योंकि हमारा हाथ हिल रहा है, तंत्रिका ऊतक होगा, तंत्रिकाएं होंगी बहुत सारी जो सेंसेशन दे रही है, हमें सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है ना, तो ऐसे ऊतक होंगे तो अंग बना लेंगे। अब बहुत सारे अंग मिलके जब कोई काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अंग तंत्र। ठीक है, सिस्टम जो आपने 10th में पढ़े हैं सारे, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इसमें बहुत सारे अंग हैं। आपका पाचन तंत्र अगर हम देखें तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं, क्या क्या है, अमाशय है ना, मुख है, उससे पहले सलाइवरी ग्लैंड है, मतलब जो लार कोशिकाएं हैं, अग्नाशय है, तो ये सब अंग है अलग अलग। ठीक है, और ये अंग किससे बने हुए हैं, ये ऊतक से बने हुए। ऊतक किससे बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, बात समझ में आई अभी आपको। तो ये कैसे हो गए, इनका ऊतक कैसा है, अदृढ़ है, मतलब हिलते डुलते रहते हैं स्लाइमी की तरह। इनमें ऊतक भी है, किसमें, प्लांट में, अंग भी है और ऊतक तंत्र भी है। अब मैंने आपसे बोला ऊतक मिलके अंग बनाते, लेकिन प्लांट के हम किसी भी ऊतक के समूह को अंग नहीं कहते, कह भी सकते हैं। जैसे मैं बोलूं पत्ती, है ना, तो आप बोल सकते हैं ना कि पत्ती पादप का अंग है। वैसे हम जनरली अंग वर्ड जो है वो जंतुओं के लिए यूज करते हैं, लेकिन पादपों के लिए पत्ती अंग है, फ्रूट अंग है, ब्रांचेस अंग है उसके। तो ऊतक भी बनाते हैं, अंग भी बनाते हैं, लेकिन तंत्र ऊतक तंत्र है। इनके पास कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है, अंगों का सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारे अंग है, इनमें ऐसा नहीं, अंग अपने लेवल पे काम करते हैं। अंग मिलके कोई सिस्टम नहीं बना रहे, सिर्फ ऊतक मिलके सिस्टम बना रहे हैं। पढ़ेंगे जब प्लांट पढ़ेंगे, आने वाला है सब कुछ। ये क्या है, इनमें टिश्यू भी है, ऑर्गेनल्स भी है, मतलब अंग भी है, और अंग तंत्र भी है। जैसा मैंने आपको बोला कौन कौन से, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इसमें बहुत सारे अंग मिले हुए हैं, इसीलिए इसमें कैसा है, अंग तंत्र है। आगे देखते हैं पोषण की विधियां, ये हमने डिस्कस की। मोनेरा जितने भी हैं वो या तो स्वपोषी, मैंने आपको बोलता स्वयं पोषी भी बोलते हैं, स्वपोषी भी बोलते हैं। रासायन संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। स्वपोषी मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट बनाते हैं, ये भी बनाते हैं। ये सबसे लोअर कैटेगरी के, अगर हम बोलना चाहे कि पूरी अर्थ पे सबसे लोअर कैटेगरी, सबसे छोटे जीव कौन से हैं, तो यही है, इन्हीं में से आएंगे सबसे छोटे जीव। जो आपका ये माइकोप्लाज्मा है, पिप्लो विप्लो हैं, ये सबसे छोटे जीव, जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये सब इसी में आते हैं।
मोनेरा में, ठीक है। तो ये स्वपोषी होते हैं, मतलब बैक्टीरिया आपसे खाना मांगने आता है। कुछ वायरसेस जरूर होते हैं जो आपके ऊपर होस्ट के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन सब नहीं। तो दोनों है, स्वपोषी भी है जो क्या करते हैं, या तो प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो सनलाइट से खाना बनाती है प्लांट की तरह। कुछ रसायन भी होते हैं, मतलब जो जमीन में रह के केमिकल्स का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तथा परपोषी, परपोषी जैसे मैंने बोला वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, आपके ऊपर अटैक करके आपको डिजीज फैलाता है, आपका सारा जो है वो क्या कर लेता है, खाना ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो आप बोलेंगे मैम आप भी पैरासाइट हैं, परपोषी है, क्योंकि मैं हर बार आपको बोलती रहती हूँ आ गई हूँ मैं खून चूसने। तो मैम आप भी हमारा खून चूसती हैं, आप भी पैरासाइट है, तो मैं भी आपके ऊपर पैरासाइट हूँ, डिपेंडेंट हूँ। या फिर मृतपोषी है, मतलब मरे हुए चीज़ों से, सड़ी हुई चीज़ों पे सड़ जाता है ना, कोई खाना सड़ जाता है तो ऐसी चीज़ों पे भी ये परजीवी के रूप में भी रहते हैं। परजीवी मतलब दूसरे जीव के ऊपर रहने वाला जीव, जैसे जुएं। जुएं वैसे मोनेरा में नहीं आती, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये इन तीनों चारों कैटेगरी में फिट होते हैं। इनको देखें, प्रोटिस्टा, ये जनरली कैसे हैं, स्वपोषी ही है, इनमें कोई ऐसा झंझट नहीं है, ये सिंपली अपना आराम से खाना बनाते हैं, या कभी कभी परपोषी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा में ज़्यादातर डायटम्स आते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं, पढ़ेंगे उनको हम। तो डायटम्स जो है वो प्रकाश से बना लेते हैं, या फिर किसी के ऊपर रह के अपना भोजन ले लेते हैं। फिर फंजाई, कवक। कवक कहाँ होती है, ब्रेड वेड पे लग जाती है, देखिए सड़ी हुई लकड़ियों पे। तो क्या करेगी, ये मृतपोषी है, मरी हुई चीज़ों से खाएगी, या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, मतलब जीव के ऊपर रहेगी। जैसे आपको दाद, खुजली ये वगैरह होता है ना, ऐड देखा है ना, इच गार्ड वाला, दाद हो गया है क्या, इच गार्ड लगाइए, तो वो हो जाता है, वो फंगस के। तो हमारे ऊपर रह के ये क्या कर रहा होता है, सक कर रहा होता है, खून चीज़ें सक कर रहा होता है, पोषक पदार्थ। फिर क्या है, प्लांटी, प्लांट तो आपको पता ही है कैसे हैं सारे, स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी है। फिर है एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है, परपोषी है, मतलब दूसरों पे हम सारी दुनिया का जो है झंझट हमने क्या कर रखा है, दूसरों पे डाल रखा है। परपोषी है, खाना खुद नहीं बनाएंगे, हम प्लांट खाएंगे, और कुछ तो एनिमल भी खाते हैं, है ना, मेरे जैसे। चलिए, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे धूप में खड़े रहे, आ जाओ सनलाइट आ जाओ, आज का खाना कंप्लीट है ना। तो आप बोलेंगे नहीं मैम हम भी तो खाना बनाते हैं। अरे उस खाने की बात नहीं कर रही, खाना बनाना मतलब काट के सब्जियां काटना खाना बनाना नहीं होता, वो तो बना बनाया सब्जी है, प्लांट है वो, तो हम तो सिर्फ पकाते हैं उसे, या कच्चा भी खा रहे हैं तो ऑलरेडी बना हुआ, उसमें न्यूट्रिशन ऑलरेडी है, हमने उसके अंदर न्यूट्रिशन डाले नहीं, हम अपने सुक्रोज ग्लूकोज खुद नहीं बनाते, ये सब सब्जियां फ्रूट ये खा खा के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, परपोषी। स्वपोषी तो आप तब होते जब आप किसी पर डिपेंड नहीं होते, वही धूप में खड़े हो गए, आज 1 घंटा दोपहर का खाना खत्म, फिर रात को चंद्रमा की लाइट में खड़े हो गए, आज का खाना खत्म, ऐसा वाला होता तो स्वपोषी होते। तो परपोषी ही होते हैं ज्यादातर एनिमेलिया, उसमें भी प्राणी समपोषी, मतलब दूसरे जीवों को खाने वाले, जैसे अमीबा वगैरह या मछलियाँ, छोटी मछलियों को खा जाती है, हम छोटे जानवरों को खा जाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, शेर है छोटे जानवरों को खा जाता है। मृतपोषी भी होते हैं इसमें। अब ये क्या बात बोल दी, तो कुछ एनिमल्स होते हैं ऐसे, अब पढ़ोगे आप तो सारे एनिमल्स से मिले नहीं हो ना, कुछ छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देते, वो मरी हुई चीज़ों पर भी चिपके हुए रहते हैं। एनिमल्स सिर्फ हम ही नहीं है दुनिया में, और भी है देखने को, ठीक है। चलिए, प्रजनन की विधि, जो 5 उसने कैटेगरी की थी, एक तो कोशिका का किया था, एक कोशिका भित्ति का किया था, एक केंद्रक काय पोषण विधि, और एक प्रजनन विधि भी था। तो प्रजनन विधि में क्या था, संयुग्मन करते हैं, अभी समझते हैं इसको, सारा ऊपर से जो जा रहा है, युग्मक संलयन व संयुग्मन करते हैं, कौन, प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या कहते हैं, फंजाई जो है वो निषेचन करती है, निषेचन समझ में आया होगा आपको, आई होप। ये भी निषेचन करते हैं, ये भी निषेचन करते हैं, ठीक है। मतलब फंजाई से लेकर फर्टिलाइजेशन चालू हो जाता है। ह्यूमन का भी आपने पढ़ा है 10th में, थोड़ा प्लांटी का भी पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, हाँ मैम थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, पर अभी कुछ नहीं आता है तो समझा देते हैं आपको। चलिए, संयुग्मन क्या है, इसको वैसे डिटेल में हमें पढ़ना है जैसे मैंने बोला, लेकिन वही यहाँ पे एक वर्ड आया है तो मैं बता दूं। तो आपने प्लांट में पढ़ा है कि प्लांट में फूल होता है ना, फूल पे वो एक डंडी जैसी संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं पुंकेसर, 10th में पढ़ा था थोड़ा, एंथर जिसको कहते हैं।
इसमें से बनते हैं पोलन ग्रेन, पराग कण। ये भी पढ़ा था। और ऐसे ही क्या होती है, वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होते हैं, स्त्री केसर होता है जिसमें एग बनता है यानी अंडा बनता है, और ये दोनों मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नर युग्मक बोलते हैं, मेल वाले को, इसको मादा युग्मक बोलते हैं, और दोनों मिलते हैं। तो जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं और उससे जो बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। दो युग्मकों के मिलने की घटना को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। एनिमल यानी कि अगर हम एनिमेलिया की बात करें तो उसमें भी यही होता है, एक नर होता है, मतलब एक लेडी होगी और एक नर मादा होते हैं, मतलब मेल फीमेल होते हैं। हमें भी क्या होते हैं, जैसे हमारी भी बात करें तो हमें स्पर्म बनता है, जैसे सिर्फ एनिमेलिया हमारी पर्टिकुलरली बात करूं, और मादा में भी एग बनता है ना, ये थोड़ा टेंट में। और इनमें भी क्या होता है, मिलन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। इनमें ये संयुग्मन क्या चीज़ है, तो जितने भी ये लोअर कैटेगरी के जो है, जो फंजाई है, जैसे फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई में ऐसा अलग अलग कुछ नर मादा या ऐसा फूल में कुछ पुंकेसर नहीं होता। फंजाई होती है ऐसी थ्रेड लाइक, ऐसे जाले जैसी। तो इसमें जब दो थ्रेड एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं, तो ये अपना मटेरियल इसका मटेरियल दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं और कुछ तीसरा ही मटेरियल बना लेते हैं। शॉर्ट में समझा रही हूँ अभी। तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको निषेचन नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अलग अलग संरचना ही नहीं है, दो फिलामेंट ही तो मिल रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं संयुग्मन। ठीक है, ऐसा ही क्या होता है जो प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, जैसे मोनेरा में वायरस आते हैं, तो वायरस क्या करता है, एक वायरस फिर दूसरा वायरस, एक ही जाति के, मतलब दोनों सेम होना। अगर ये कोरोना है तो इसको ये भी कोरोना, ये कोरोना है और ये पिपलो है, ऐसा नहीं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, या फिर अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो इसको दे देते हैं। जेनेटिक मटेरियल समझते हैं, जो इसके गुणसूत्र हैं, इसमें भी गुणसूत्र हैं, ये दोनों अपने अपने एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसको भी संयुग्मन कहते हैं। तीसरी चीज़ होती है प्रोटिस्टा के अंदर कि इनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये जीव, ये एक प्रोटिस्टा जीव है। अब आप बोलोगे मैम खतरनाक जीव बनाया ना, ये तो ऐसा कौन सा जीव है, ये है जीव, ऐसे मिलेंगे अभी, जैसे आपको हाइड्रा मिलेगा, हाइड्रा पढ़ा हुआ है ना 10th में, जो मुकुलन करता है ना, तो ऐसे छोटे छोटे जीव ही होते हैं। अब ये जीव है, इसने कुछ अपना ऐसा कुछ बनाया, स्पोर टाइप, ऐसा कुछ बीजाणु बनाया। एक दूसरा ऐसा ही जीव है, उसने भी अपना कुछ स्पोर टाइप बना दिया, बीजाणु बना दिया। फिर ये दोनों जब मिले तो इसको भी निषेचन नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे ही थे, ये और ये भाई बहन जैसे ही दिख रहे थे मुझे तो। इनमें हमारे में तो सब बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, ये एक ही है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, संयुग्मन बोल देते हैं, क्योंकि है तो ये युग्मक ही। इनको भी क्या बोलते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये युग्मक है, लेकिन उस वाली कैटेगरी के युग्मक नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, समयुग्मन कह देते हैं। क्योंकि जनरली सम का मतलब होता है एक, है ना, तो एक जैसी चीजें ही मिलती है इसमें। यहाँ पे देखिए दो थ्रेड मिल रहे हैं, मतलब फाइबर मिल रहे हैं, यहाँ पे दो जो स्पोर हैं वो भी एक जैसे हैं, एक जैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे दो वायरस है वो भी एक जैसे हैं, कोई संरचनात्मक डिफरेंस नहीं है। ठीक है, होता भी है, सब डिटेल में आ रहा है धीरे धीरे। चलिए, तो ये आपको कहानी समझ में आई कि W.H. व्हिटेकर ने क्यों इतनी माथाफोड़ी करी और क्यों इतनी माथाफोड़ी करके हमें ये क्लासिफिकेशन दिया। तो अब ये क्या क्लासिफिकेशन है और ये 5 जगत अवधारणा में इन सब के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि कहानी अभी बाकी है दोस्तों।